नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज देखेंगे 28 मई 2020 का करंट अफेयर। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.onlineexamseva वेबसाइट पर onlineexamseva.com पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर वहां से ऑनलाइन टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, फ्री में प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। 28 मई 2020 का ये पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने स्क्रीन पर। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद उसका उत्तर बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मई 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए मेजर सुमन गवानी, ऑप्शन बी मेजर शिखा वर्मा, ऑप्शन सी मेजर तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन डी मेजर आभा राठौड़। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देना है। समय समाप्त होते ही हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। चलिए, आपका समय हो गया समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर सुमन गवानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा मेजर गोवानी, सुमन गवानी। मई 2020 में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक है जिसे कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। छब्बीस जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटिक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल लॉन्च किया। यह टूल किसके नेतृत्व में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर विकसित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर आर.पी. सैनी, ऑप्शन बी प्रोफेसर आर.एन. साहनी, ऑप्शन सी प्रोफेसर एम.के. दत्ता, ऑप्शन डी प्रोफेसर एन.पी. सिंह। कमेंट आप करके इसका जवाब बताइए यदि मालूम है तो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर एम.के. दत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर एम.के. दत्ता। 26 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटिक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल लॉन्च किया। इस टूल से एक्सरे चेस्ट इमेजेज की कोविड-19 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्री स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे मरीज में संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। प्रोफेसर एम.के. दत्ता के नेतृत्व में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। आपको वहां जाना है और
ज्वाइन कर लेना ग्रुप, या फिर onlineexamsewa.com पर आपको जाना है, वहां रजिस्टर करके न्यू अकाउंट बना के वहां से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, जब जाइएगा तब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मई 2020 में चीन और पाकिस्तान की सरकार ने डायमर भाषा बांध प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। सिंधु नदी पर निर्मित किए जा रहे इस बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 252 मीटर, ऑप्शन बी 261 मीटर, ऑप्शन सी 271 मीटर, ऑप्शन डी 272 मीटर। इसका सही जवाब आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कीजिए, यदि मालूम है तो, यदि नहीं मालूम है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह कीजिए, ताकि आपके ऊपर अचानक करंट अफेयर का लोड ना पड़े। चलिए आपका समय हो चुका है समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 272 मीटर। 272 मीटर। मई 2020 में पाकिस्तान और चीन ने डायमर भाषा बांध प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित अनुबंध में मुख्य बांध तथा 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण तथा अन्य कुछ प्रोजेक्ट शामिल है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान में वर्ष 2010 में मंजूर किया गया था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो प्रोजेक्ट का वित्तीय पोषण कर रही थी, भारत के विरोध के कारण पीछे हट गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आज का, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए झेंग जियांग, ऑप्शन बी चेन ली, ऑप्शन सी फांग फांग, ऑप्शन डी माइकल बेरी। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं जवाब मालूम है तो समय समाप्त होते ही हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। चलिए आपका समय हो गया है समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फांग फांग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा फांग फांग। मई 2020 में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सेंटर प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक चीनी साहित्यकार फांग फांग हैं। इस पुस्तक में लेखक की ऑनलाइन डायरी के अंश और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। वुहान में 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फांग फांग ने ऑनलाइन डायरी लिखनी शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम और लाते रहें। वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 17 मई। प्रश्न एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 17 मई। कमेंट के माध्यम से आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए आपका समय हो गया है समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18 मई। आपका समय समाप्त हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 मई। 18 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया।
मुख्य विषय इसका था, इसको आपको याद रखना है, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसको आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य उद्देश्य लोगों में संग्रहालय के प्रति जागरूकता फैलाना और इन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति प्रेरित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 19 मई, ऑप्शन डी 13 मई। आप रिवीजन मॉड्यूल से भी आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आपसे, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि नहीं मालूम है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी आपके लिए इस तरह का वीडियो डाला जाए तो आपको इसका पता चल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए आपका समय हो चुका है समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई। ऑप्शन नंबर ए 17 मई इसका सही जवाब होगा। 17 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। मुख्य विषय है कनेक्टेड 2030 आईसीटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उद्देश्य सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना। उल्लेखनीय है कि 17 मई को यह दिवस पहली अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वोकेशन पर स्थापना के उद्देश्य में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 18 मई। आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 18 मई। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 16 मई। 16 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 15 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधारों के लिए प्रमुख उपायों की घोषणा की। इसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 15,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 10,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 30,000 करोड़ रुपया।
समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए 20,000 करोड़ रुपया 15 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए प्रमुख उपायों की घोषणा की। प्रमुख उपाय इस प्रकार है, किसानों के लिए कृषि द्वारा फॉर्मेगेट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा कोष, सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपया की योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलावतरण किया। यह डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन सी लर्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हम बनाते रहें। चलिए आपका समय हो चुका है समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का जलावतरण किया। ICGS सचेत 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला पोत है। इससे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इसे आधुनिक नौवाहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर 15 मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 INLCU L57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे निर्मित किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, मेसर्स गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा, INT शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन डी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि नहीं पता है तो आप कुछ देर वेट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन या फिर नोट कर लीजिए। चलिए आपका समय हो चुका है समाप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेसर्स गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कि कोलकाता में स्थित है। 15 मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 INLCU L57 पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला MK4 श्रेणी का 7वां पोत है। इस पोत को मेसर्स गार्डन रिच शिपयार्ड एंड बिल्डर्स लिमिटेड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया। LCU MK4 पोत एक जल तथा स्थल पर चलने योग्य पोत है। जैसे मुख्य बैटल टैंकों, बतर बंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को पोत से तट पर ले जाने और तैनात करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह हमने आपको 10 प्रश्न डिस्कस करवा दिया। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस करवाया जाता है, याद करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से भी दिया जाता है। तो यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।